नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 27 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को नया मंच देते हुए राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य उद्घाटन मंगलवार शाम भोपाल के ताप्ती टोपे नगर स्टेडियम में हुआ। मंगलवार शाम भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैदान में जब खिलाड़ी दौड़ता है तो वह अकेला नहीं दौड़ता, उसके साथ देश का भविष्य दौड़ता है। खेलो एमपी केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि हमारी समृद्ध खेल परंपरा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है और अब भारत ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में भी अग्रसर है। कार्यक्रम में युवाओं खिलाड़ियों के उत्साह के बीच रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। पद्मश्री सम्मानित सूफी गायक कैलाश खेर और उनके बैंड किलासा की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। मैदान से मेडल तक नृत्य नाटिका में खिलाड़ियों के संघर्ष और समर्पण को जीवंत रूप में दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। पहली बार कबड्डी, खो खो, मलखंभ, पिट्टी, रस्साकशी, थ्रोबॉल और क्रिकेट को खेलो एमपी में शामिल किया गया है। उन्होंने भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बन रहे 1000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की जानकारी देते हुए कहा कि भोपाल अब झीलों का शहर के साथ साथ खेलों का शहर भी बनेगा। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो संदेश में कहा कि 1 लाख खिलाड़ियों की भागीदारी यह साबित करती है कि खेलो एमपी विकसित और सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है। हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी, आज 2 बड़ी बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। इस बहुत जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके इस आयोजन में यहां शामिल है। मेरे साथ मंच पर अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे खेल मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, पर पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगातार हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हमारी प्राथमिकता है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में देश में नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं। और ये लगातार यात्रा हम अनवरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये खेलो एमपी यूथ गेम हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस स्तर तक लेके आने में सफलता प्राप्त की है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस खेल और एमपी यूथ गेम के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। लगातार बढ़ता हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बढ़ते हुए हमारी सुविधाएं ये इस बात को स्थापित करती है कि अब खेलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और शायद अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश
खेलों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 होगा। जल्द से जल्द हम हर विधानसभा में एक खेल का परिसर बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर हजारों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित है और उतना ही उत्साह भोपाल वासियों का भी है। मैं भोपाल वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, शायद ये टीटी नगर स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में इतना भरा हुआ पहले कभी नहीं दिखा। ये निश्चित रूप से इस आयोजन की सफलता का ही परिचायक है। हम सब मिलकर लगातार खेलों के उन्नयन में लगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार हर स्तर पर विकास और कल्याण कर रहा है, खेल के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ेंगे। युवाओं का उन्नयन हो, युवा इस देश की और इस प्रदेश की हर तरह की मुख्य धारा से जुड़ सके, और ये हमारा प्रयत्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम आपने इस स्तर पर सफल बनाया। खासकर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस जोश के साथ ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर जीतकर आज ये प्रदेश में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अपना स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर इस खेल के महाकुंभ के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेलों के स्तर को एक नया आयाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश के वेयर हाउस संचालक प्रशासन अकादमी में एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में यह कार्यशाला शुरू हुई। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में यह कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला को लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में वेयर हाउस बनाए गए थे और अभी भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में वेयर हाउस संचालकों की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उनके वेयर हाउस अधिकतर समय खाली पड़े रहते हैं। गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन के आधार पर उनके वेयर हाउस का उपयोग हो पाता है। कई बार उत्पादन अधिक होता है तो वेयर हाउस भर जाते हैं और जब उत्पादन कम होता है तो वेयर हाउस खाली पड़े रहते हैं। ऐसे में वेयर हाउस संचालक की शिकायत रहती है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश के वेयर हाउस संचालक निजी कंपनियां एवं फैक्ट्री के साथ भी अनुबंध कर अपने वेयर हाउस को किराए पर दे सकें। इसी मंशा के अनुरूप इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने वेयर हाउस संचालकों से कहा कि आप लोग पूरे दिन यहाँ आए हुए एक्सपर्ट के साथ बैठकर चर्चा करें और क्या बेहतर हो सकता है ये जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। तो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि वेयर हाउस के हमारे उन साथियों के लिए बुलाएं और बैठकर चर्चा करें, क्योंकि हम और आप, शासन और आप एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। क्यों ना हम लोग साथ बैठकर ऐसे कोई उपाय निकालें जिससे आपको फायदा हो और सरकार का उद्देश्य ये है कि आपने जिस मंशा के साथ अपना एक छोटा बड़ा बिजनेस शुरू किया है उसमें आपको लाभ भी अर्जित हो। एक समय ऐसा भी था, बीच में कोरोना काल में आया था, कि हमारे वेयर हाउस कम पड़ गए थे। इतना अधिक उत्पादन गेहूं का उस समय हुआ था, पर बीच में स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। हमारे पास कई लोग आते हैं। आज हम यहां देख रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की भी है कि बहुत अच्छी जेंट्री यहां बैठी हुई है। युवा लोग भी बैठे हुए हैं, कई मैं देख रहा हूं। हमारे युवतियां भी बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। सीनियरों में हम देखें तो काफी सीनियर लोग, एक तो हमारे ACS जो हमारे CCF थे वन विभाग में, पंडित जी यही बैठे हुए हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सब में एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा इसलिए भी होना चाहिए कि जब हम अपने बंगले पे और अपने ऑफिस में होते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, कई तो हमारे सहपाठी आते हैं। धंधा कोई बुरी चीज नहीं है, विधायकों को भी है, मंत्रियों के भी वेयर हाउस है, अधिकारियों के भी हैं, आम मित्रों के भी हैं, युवाओं के हैं, साथियों के, किसानों के हैं। तो वो कहते हैं हमको पैसा नहीं मिल रहा है,
कई लोगों की परेशानी ये है कि हमारा भरा नहीं जा रहा है, मैक्सिमम लोगों की परेशानी है कि हमारा भरा नहीं जा रहा, और मैक्सिमम वेयर हाउस भरे भी है, ऐसा भी नहीं। तो मैंने अपने एसीएस से कहा, अपना एमडी से कहा कि भाई ऐसा कोई रास्ता निकालो। काफी चिंतन मंथन के बाद ये तय हुआ कि अपन एक साथ बैठे, एक कार्यशाला करें, और कार्यशाला बैठने के बाद कोई विशेषज्ञ भी बुलाएं, वो अपनी राय दें, आप लोग अपने प्रश्न करेंगे, तो ऐसा कोई ना कोई हल निकलेगा। वैसे हमारा सोचना ये है कि आज का जमाना एक आधुनिक जमाना है, और इस आधुनिक जमाने में हम अकेले इस पर डिपेंड रहें कि अकेला हमारा गोदाम, हमारा बियर हाउस अकेले गेहूं से, धान से, कृषि से भर जाए, ये संभव भी है और कम संभव भी है। क्यों ना हम इसको कमर्शियल करें। बहुत सारे ऐसे उद्योग वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो वेयर हाउस को अपना सामान रखना चाहती हैं, गढ़ करना चाहती हैं, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। हम कमर्शियल बने। आज हम देखते हैं कई प्रदेशों में गेहूं, अनाज, कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय में भी लोगों ने इसमें ढाला है, तो उनके गोदाम भरे पड़े हुए। चूंकि हमारे यहाँ पक्के वेयर हाउस ज्यादा है, पंजाब में हम देखें तो वहां पक्के नहीं है, वहां टेंट है। जब एसीएस एमडी कहेंगे तब आप अपना प्रश्न भी कर सकते हो, और प्रश्न आज का ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग कोई हल निकाल रहे हैं। ये नहीं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं हो रहा, उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर हमारी मंशा साफ नहीं होती तो हम तो आपसे बचते, आपके सामने क्यों बैठते। वो सब व्यवस्थाएं होंगी। जब पैसा भी पर्याप्त मात्रा में है, दिया जा रहा है, जहां रुका है, मैं आश्वस्त कर रहा हूं किसी का पैसा रुकेगा नहीं, सबको पैसा दिया जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त। लेकिन क्या इस विभाग में प्रॉब्लम क्या है, नागरिक आपूर्ति भी है, वेयर हाउसिंग भी है, एफसीआई भी है, ऊपर से भी आप समझते हो, तो कहीं पैसा आ रहा है, कहीं पैसा रुक रहा है। ये थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, लेकिन ये परेशानी का हल निकालना हमारे अधिकारी का काम है, आपका काम नहीं है। आप तो निश्चित होकर अपना व्यवसाय करें, और आज इस उद्देश्य से आप लोग आए, वो उद्देश्य आपका सफल हो, ऐसा मेरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है। इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि ये हमारी शुरुआत है, ये पहली शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके बाद में हमें कहा इंदौर, या जहां हमारे ज्यादा जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा बियर हाउस है, हम वहां भी चाहे हमें रीवा रखना पड़े, प्रदेश के अंतिम छोर में भी क्यों ना हम आए, एक और हम बड़ी कार्यशाला रखेंगे, 1-2 रखेंगे कम से कम, ताकि और लोग भी आए। और जब उसमें हम आप लोगों के आज जो आप लोग सुनेंगे, उस अगली कार्यशाला में हम आपसे सुझाव दिलाएंगे। आप बोले वहां पर कि हमने ये समझा है, ये किया है, हम नए मॉडल में जाएंगे, तो हमें ये फायदा हमारे धंधे के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए होगा। ये लॉन्ग लाइफ आपका जो आपने बिजनेस में खर्च पैसा लगाया है, लंबा है। कई लोगों की बिजनेस तो पीढ़ी दर पीढ़ी है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक पर पूरे प्रदेश कांग्रेस की नजर है। संगठन सृजन को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों के कामकाज का एनालिसिस होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट आला कमान देखेगी। जिला अध्यक्ष के कामकाज के आधार पर भविष्य तय होगा। काम न करने वाले जिला अध्यक्षों पर गाज करिए। SIR के मामले पर भी आज दिल्ली में चर्चा होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने लगातार इसके लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन दिए हैं। SIR में धांधली करने वालों को चिन्हित कर रहे हैं। इस सब के खिलाफ सबूतों के साथ FIR कराएंगे। MP के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि बारिश को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार तुरंत इस मामले पर ध्यान दे, सर्वे कराकर राहत राशि देने का काम करे। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। खाद यूरिया समय पर नहीं मिला था। ये खेती किसानी का महत्वपूर्ण समय, सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। MP में गौ माता की हत्या पर लगातार सियासत जारी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हिंदुत्व सनातन की बात करने वाली भाजपा की सरकार में सरेआम गाय काट रहे हैं। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौमांस को देश विदेश इन्हें भेजना है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि तो जिला संगठन को लेकर कामकाजी समीक्षा की जाएगी और एसआईआर को लेकर भी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो मांगी जाएगी कि एसआईआर को लेकर कितना पार्टी ने काम किया है, कितने लोगों के नाम जुड़वाए हैं और कितने गलत लोगों के नाम जो जुड़े थे उनको कटवाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले जो संगठन सृजन हुआ उसके बाद उसके क्या फायदे हुए और परफॉर्मेंस किनकी ठीक रही जिलाध्यक्षों की या किनकी ठीक नहीं रही, इन सब बातों पे विचार हो रहा है। और अभी जब ग्वालियर में एक संभाग की बैठक थी तो वहाँ जीतू पटवारी ने कहा था कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है उन पर गाज गिर सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहली बार इस तरह का स्टेप अगर उठता है तो कांग्रेस पार्टी एआईसीसी उठाएगी। दूसरी तरफ एसआईआर के मामले में लगातार धांधली हुई है, इसकी भी समीक्षा हो रही है। सब BLA 2 हमारे बने थे अगर हम बात करें भोपाल और मध्य प्रदेश की, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वाला है जिसका कि हमने SDM और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि 20-20, 25-25 और 150-150, 200 लोगों के नाम फॉर्म नंबर 7 पे हटाने के लिए बीजेपी कार्यालयों से गए हैं। और ये जनरली जो नाम है वो SC, ST और माइनॉरिटी के हैं। तो ये SIR में एक से ज्यादा कोई आपत्ति दे नहीं सकता और 150-200 आपत्तियां आ रही है। और दूसरा ये है कि एक ही सामाजिक स्तर पे ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते उनका आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी धांधली है। इसकी अब हम FIR चिन्हित करके FIR करेंगे। 12 दफ्तर SDM कार्यालय में 4000 ऐसे आपत्तियां आई हैं जो बीजेपी कार्यालय से गई हैं। तो बीजेपी कार्यालय से अगर आपत्ति आई तो SIR में बचा क्या? ये पूरा फर्जीवाड़ा है जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि ये वोट चोरी। तो ये तरीका है वोट चोरी का कि इनके नाम हटाओ जो आपको वोट नहीं देते, बाकी वोट बढ़ाओ। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में सतर्क है। और ये 14 तारीख को जो लिस्टें आएंगी, ये भी कहा है हमने कि जितनी भी आपत्तियां आई हैं ये सभी राजनीतिक दलों को दें जिससे उसको देखा जा सके। जिसका नाम 2003 में SIR में आ गया उस पर आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, उसका SIR हो गया। जिसका SIR हो गया 2003 के आधार पे, उसकी आपत्ति ले रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा टेंशन बना हुआ है। पिछले 5 साल में 54,000 से ज्यादा बच्चियां लापता हो गई और पिछला 2025 तो 13-14 हजार बच्चियां लापता हो गई। निश्चित तौर पर इसमें पूरा सरकार शासन प्रशासन फेल है। बच्चियों की एक तरह से तस्करी हो रही है। पहले ड्रग्स का माफिया मध्य प्रदेश में विकसित हुआ, अब बच्चियों को किडनैप करना, उनकी तस्करी करना, ये माफिया है। 10-15 हजार बच्चियां क्या होती, मैं समझता कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या है कानून व्यवस्था। ये कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि 2 विधायकों पर हमले हो रहे हैं। एक महूगंज के विधायक पे, और वो डरे हुए हैं। बीजेपी के रूलिंग पार्टी के विधायक डरे हुए हैं। इंदौर के अंदर एक युवक ने एक लड़की जिसको के घर गया और वो लड़की को बचाने उसका भाई आया तो उसको मार डाला। क्या हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, जहां खूनी संघर्ष के अलावा कुछ हो नहीं रहा है और बच्चियां गायब हो रही हैं। ये कब स्टेप लेगी ये सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस कि बच्चियों को बचा सकें? इस पे मंथन और एक बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चौराहे पे फांसी दो, तभी कुछ होगा। समीक्षा होगी, जो पिछड़ी साबित हुए, ऐसे अध्यक्ष भी कह रहे हैं आपके, तो उसको हटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो मैंने पहले बताया कि दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसमें ये समीक्षा एक महत्वपूर्ण इशू है SIR के साथ साथ। तो जैसा कि लगता है जो सक्रिय नहीं होंगे ज़्यादातर, उन पर गाज गिर सकती है। ये पहली बार इस तरह का सिस्टम कांग्रेस पार्टी में आया कि ऑन परफॉर्मेंस बेसिस पे, क्योंकि ये सब लोगों से पूछ के अध्यक्ष चुने गए हैं और
उसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं नगर निगम। ओलावृष्टि हुई है पिछले 24 घंटे में, खास करके मालवा निमाड़ में बहुत नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर ओलावृष्टि अनायास जो बरसात हुई है, बड़े बड़े ओले गिरे हैं हरदा, शाहजहाँपुर, खंडवा इस साइड में। और मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है सरकार से कि तुरंत आरआईज को भेज के इसका आकलन किया जाए और किसानों की जो हानि हुई है इसको तुरंत कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये इस समय खेती बाड़ी का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय उनको राहत मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही किसान बहुत परेशान है, उनको एमएसपी मिली नहीं, खाद मिली नहीं, पानी जिस समय पे मिलना था वो मिला नहीं। अब ये ओलावृष्टि हो रही सर, मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत स्टेप लेके पूरा आकलन करके उनको तुरंत कंपनसेट करें, ये हमारी मांग है। 6 महीने हो गए जिलाध्यक्षों को कामकाज करते, उनकी दुकानें हटाई जाती है और बड़ी दुकानों को छोड़ दिया जाता है। ये नगर निगम जो छोटे छोटे दुकानदार जो अपनी झुग्गी के अंदर दुकान लगा के अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे वो कह रहे हैं कि ताला लगा दो। फॉर एग्जाम्पल चूना भट्टी, बोले घर में दुकान नहीं चला सकते, लेकिन उसी चूना भट्टी पे आगे रोड पे जाओगे तो घरों के अंदर बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े कमर्शियल वहाँ पर बने हुए हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। 10 नंबर पे मकानों में, निजी मकानों में दुकानें चल रही, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन गरीब आदमी अगर कोई भी दुकान चलाएगा तो उस पर आपत्ति है। आए दिन लोगों के ठेले उठा के ले जाना, गुमटी उठा के ले जाना, लेकिन बड़े व्यवसायियों पे कोई स्टेप नहीं लेती। ये दोहरे मापदंड नगर निगम की ठीक नहीं है और हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये हुआ तो एक लंबा प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ होगा, जो लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है। गोकशी के मामले में कार्रवाई अब तक सरकार कर पाई है, ना नगर निगम कर पाई है, कैसे देखें? तमाम सारे दिशा निर्देश दिए गए। हिंदुत्व सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और नगर निगम, सरेआम गौ माता को काटा गया, ये सिद्ध हो गया, पकड़ा गया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। गौ माता की शंकराचार्य जी, अभी जी बार बार मांग कर रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमने मांग की कि मध्य प्रदेश को ही घोषित कर दिया जाए, पर ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गौमांस को इनको देश विदेश में भेजना है। ये मांग है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सरकार, जहां मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, जो भगवान कृष्ण ने वृंदा मथुरा में ये गौ माता की पूजा करके गौ वंश वहां पे बनाए, उस पद्धति से आते हैं, उनको तुरंत स्टेप लेना चाहिए और एक बड़ा स्टेप लेके जो दोषी लोग हैं उन पे एफआईआर भी हो और जेल भी भेजा जाए। जबलपुर पुलिस की लाभ समझाइश के बाद भी स्टंटबाज बाइक से स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रांची थाना पुलिस ने भी एक ऐसे स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा जिसने न सिर्फ बाइक को मॉडिफाई किया था बल्कि स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करता था। पुलिस ने कबीर नाम की युवक का यातायात नियमों के तहत चालान किया, इसके साथ ही बाइक में मॉडिफाई किए गए पार्ट्स को हटवाया। पुलिस की पकड़ में आने के बाद कबीर ने माफी मांगते हुए कहा कि अब वह कभी भी स्टंट नहीं करेगा। दरअसल एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर जबलपुर पुलिस की टीम ऐसे स्टंटबाजों पर नजर बनाए हुए जो तेज रफ्तार से न सिर्फ बाइक चलाते हैं बल्कि रेस के दौरान रुपए का लेन देन करते हुए शर्त भी लगाते हैं। हाल ही में रांची पुलिस की कबीर नाम की युवक पर नजर पड़ी जो मॉडिफाइड बाइक से स्टंट तो करता ही इसके साथ ही वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करता था। पुलिस को जांच में पता चला कि कबीर ने इंस्टाग्राम में जबलपुर राइडर नाम से पेज बना रखा था। लाइक व्यू के लिए इसने बाइक रेसिंग और कुछ अलग अलग तरह की वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। वीडियो में तेज रफ्तार से बाइक तो चलाई जा रही थी, इसके साथ ही रेसिंग भी होती थी जिसमें जीतने वाले को पैसे मिलते थे। भी मैंने मॉडिफिकेशन करवाए थे, वो पुलिस द्वारा निकलवा दिए गए हैं और नंबर प्लेट भी नहीं थी तो नंबर प्लेट भी पुलिस द्वारा लगवा दी गई है और हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं, रश राइडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा पुलिस द्वारा कहा गया है। और ट्रैफिक नियमों का पालन करें सभी लोग, और ट्रैफिक नियमों का
पालन करना है, सभी को सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। थाना रांझी में एक बाइक स्टंट करते थाना प्रभारी ने एक लड़के को पकड़ा जो अपने गाड़ी में डीएसपी कबीर लिखा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम डेलन सिंह पंथी है और कबीर पंथ का है, इसलिए उसने 60 फॉर्म में इसको लिखा था। क्योंकि वो बी फार्मा चतुर्थ ईयर का छात्र था और उसका कैरियर खराब ना हो, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप चालानी कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन जो भी युवा या जो छात्र अगर इस तरह की घटना करेंगे तो बार बार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने से उनका कैरियर भी चौपट हो सकता है। इसलिए सभी से ये आग्रह है जबलपुर पुलिस का कि इस तरह की घटनाओं को करने से बचें। को पकड़ा जो अपने गाड़ी में डीएसपी कबीर लिखा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम डेलन सिंह पंथी है और कबीर पंथ का है, इसलिए उसने 60 फॉर्म में इसको लिखा था।